हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझेंगे स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो क्या है। हमने लास्ट लेक्चर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का था उसमें ये डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मीनिंग क्या है और उसका इवोल्यूशन क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अब हम ये समझेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करते हैं। तो बेसिकली उसका स्कोप है क्या, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या 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 दायरा है उसका, क्या क्या बाउंड्रीज के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो हम इंक्लूड करते हैं। सबसे पहली चीज जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंक्लूड करते हैं वो करते हैं एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास फाइनेंस की कितनी रिक्वायरमेंट है। यदि हमारे पास फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हमें पता लग जाए कि हमें कितना मनी चाहिए अपने बिजनेस को रन करने के लिए। देखिए कई बार क्या है, शॉर्ट टर्म कितना मनी चाहिए, आज वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा, अपने बिजनेस को डेली यूज के लिए कितना मनी लगेगा, वो वर्किंग कैपिटल होता है। तो शॉर्ट टर्म कितना फाइनेंस चाहिए, लॉन्ग टर्म कितना फाइनेंस चाहिए। हमें ये लग रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो नया फैक्ट्री सेटअप करना है, तो लॉन्ग टर्म में हमें कितना फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले तो हम ये एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होगा कितना, कितना मनी की जरूरत हमें पड़ेगी। उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल किसको बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं जो अमाउंट ऑफ मनी हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म डेट से रहेगा, डेट्स मतलब लोन्स से रहेगा हमारा कैपिटल जो हम रेस करेंगे, या हम अपने खुद के फंड्स लगा देंगे, मतलब जिसको हम शेयर होल्डर फंड्स बोलते हैं। हम अपना खुद का मनी यदि इन्वेस्ट कर देंगे, जो ओनर्स की कैपिटल होती है, खुद का मनी जब इन्वेस्ट करते हैं हमने, तो वो हम अपना खुद का मनी, अपना रिटेन प्रॉफिट हम खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हम कहीं से बैंक से लोन लेके उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो किस फॉर्म में रहेगा, सबसे पहले हमको फिर ये देखना पड़ता है। एक बार जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे होते हैं तो फिर आप सिलेक्ट करते हैं द प्रॉपर सोर्स ऑफ फंड, कि आपका सोर्स ऑफ फंड जो है वो कैसा रहेगा। सोर्स ऑफ फंड जैसे मैंने ये बोला कि हमारा सोर्स ऑफ फंड जो है वो लॉन्ग टर्म डेट्स रहेगा। लॉन्ग टर्म डेट्स मतलब हम लोन्स लेंगे। अब वो लॉन्ग टर्म डेट्स में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें एक आता है डिबेंचर्स, क्या हम डिबेंचर्स इशू करेंगे, क्या हम लॉन्ग टर्म लोन्स लेंगे बैंक से। अब हो सकता है कि हम बैंक से लोन न ले, हम मॉर्टगेज करा दें, कुछ चीजें गिरवी रख दें, तो उससे हम मनी रेस करें। तो डिबेंचर्स से मनी रेस करें कि लॉन्ग टर्म लोन से मनी रेस करें कि मॉर्टगेजेस करा दें, गिरवी रख दें, कहाँ से मनी रेस करें। यदि हमने ये सोचा कि नहीं, हम शेयर होल्डर फंड्स की बात कर रहे हैं, हम शेयर होल्डर फंड से मनी रेस करेंगे, तो शेयर होल्डर फंड्स में कितना मनी आप रेस करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल से। कितना मनी आप रेस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से। कितना मनी आप खुद का अपना रिटेन अर्निंग इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल होगा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा, कि हम अपने खुद के मनी को इन्वेस्ट कर देंगे जिसको हम रिटेन अर्निंग बोलते हैं, जो हमारे पास प्रॉफिट का पार्ट पड़ा हुआ है। तो क्या रहेगा, मतलब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमारा कैपिटल में 50% इक्विटी रहेगा, 50% लॉन्ग टर्म डेट्स रहेगा। अब वो इक्विटी के अंदर वो कौन सा सोर्स ऑफ फंड रहेगा जहां से हम मनी रेस करेंगे। यदि हम इक्विटी शेयर रेस करते हैं तो इक्विटी शेयर के अंदर आपको ओनरशिप डाइल्यूट करनी पड़ेगी, कि आपको उनको ओनर्स बनाना पड़ेगा। डिबेंचर्स में ऐसा ओनरशिप का नहीं रहता है, प्रेफरेंस में भी ऐसा ओनरशिप का नहीं रहता है। तो हमारे पास, हमने अलग से एक वीडियो कवर किया हुआ जिसमें आपको डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिफरेंस है वो समझाया गया है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। पर अल्टीमेटली हमें ये चीज डिसाइड करनी है कि सबसे पहले फाइनेंस के अंदर कि हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना हमें फाइनेंस चाहिए, लॉन्ग टर्म में कितना चाहिए, शॉर्ट टर्म में कितना चाहिए। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कि वो कैसे होगा, उसमें कितना पोर्शन हमारा लोन का होगा, कितना पोर्शन हमारा इक्विटी का होगा। उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमारा सोर्स ऑफ फंड क्या रहेगा। यदि वो हम शेयर होल्डर फंड्स की बात कर रहे हैं तो कितना इक्विटी से, कितना प्रेफरेंस से, कितना हमारे खुद के प्रॉफिट से। यदि हम लॉन्ग टर्म डेट्स की बात कर रहे हैं तो लोन कितना लेंगे हम बैंक से, कितना डिबेंचर इशू करेंगे, या कितना मॉर्गेजेस रहेगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फंड में से कोई एक सोर्स ऑफ फंड जो है वो सिलेक्ट करते हैं। जब आपने सोर्स ऑफ फंड सिलेक्ट कर दिया तो उसके बाद फिर आप पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका क्या रहेगा। अरे आपने मनी तो रेस कर दिया, अब उसको कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करें, क्या उसका क्या चीज हम यूज करें। तो उसके लिए हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स यूज करते हैं। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स जो होती हैं वो बेसिकली आपको ये बताती हैं कि आपको मनी किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। आप वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे आपको ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न से मनी मिल रहा होगा।
आपको क्या चाहिए, आपको रेडी कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आप कोई एक ऐसा सोर्स ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करिए जहाँ पे आपको ज्यादा कैश फ्लो जनरेट हो सके ऑन अ डेली बेसिस। जैसे हम पेट्रोल पंप ओपन करते हैं तो डेली का हमारे पास कैश लिक्विडिटी पोजीशन आ जाती है उसके अंदर। कई बार कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसमें कुछ देर से हमें रिटर्न रिसीव होता है, तो आपके पास जो मनी है उसको आप कैसे इन्वेस्ट करें, वही इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे आपको हायर रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। वो रिटर्न आप कैसे डिसाइड करें, तो उसके लिए वेरियस कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स होती हैं जिसको हम यूज करके पता करते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट पैटर्न कैसे रहेगा। तो ये सब भी आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने से समझ में आएगा कि ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी इस सब्जेक्ट के अंदर कि कैसी कौन कौन सी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स होती हैं जिसकी यूज करके आप ये पता कर सकते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। अब जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके बाद फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रॉपर कैश मैनेजमेंट, जो कैश की हैंडलिंग हो रही है वो बहुत प्रॉपर और सही तरीके से होना चाहिए। उसमें जो वर्किंग है किसी तरह का कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, तो उसको देखना भी आपको बहुत जरूरी काम है। सब कम से कम कॉस्ट में कम से कम टाइम पे हमें कोई भी वर्क को कंप्लीट करना है, तो हमारे जो कैश रिसोर्सेज हैं उसका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और वो सब भी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट ही बताता है। कैश मैनेजमेंट के बाद आपको प्रॉपर फाइनेंशियल कंट्रोल करने की जरूरत है। फाइनेंशियल कंट्रोल जो है उसको यदि हम समझें तो फाइनेंशियल कंट्रोल की भी कुछ बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिसकी हेल्प से हम फाइनेंशियल कंट्रोल करते हैं। अब फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर हमने जैसे यूज करा ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं जो आपको एनालाइज करके बताती हैं आपके प्रॉफिट से रिलेटेड क्या पैरामीटर्स बन रहे हैं, आपके सेल्स से रिलेटेड क्या पैरामीटर्स बन रहे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन क्या है, कितना यूनिट सेल करने पे आप नो प्रॉफिट नो लॉस में आ सकते हैं। ऐसे ही रेशियोज एनालिसिस होता है, आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसको फिर फर्दर एनालाइज किया जाता है कि कैसे आपने जो प्रॉफिट निकाला है वो क्या है, किस तरह का प्रॉफिट है, तो वो रेशियोज एनालिसिस के थ्रू होता है। तो ऐसी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू आप सब ये चीजें पता कर सकते हैं और अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस फाइनेंशियल कंट्रोल के अलावा सबसे लास्ट में जो स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक चीज और कवर होती है विच इज प्रॉपर यूज ऑफ सरप्लस। आपके लिए जरूरी है कि आप इस फंड को सही तरीके से यूटिलाइज करें। तो आपके पास यदि कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट बच गया है तो उस प्रॉफिट का आपको क्या करना है, उसको हम सरप्लस बोलते हैं। और उस सरप्लस को कैसे यूटिलाइज करना है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ योर सरप्लस। अब हमारे पास एक्स्ट्रा मनी पड़ा हुआ है, हम क्या करें, उसको एज अ डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दें। यदि हमें लगता है कि हमें अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि हम उसको एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दें। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है हमें लगे नहीं कि हमें अभी डिविडेंड इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, हमें इसको आगे रखना है अपने पास क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर हमें एक्सपेंशन की जरूरत पड़ेगी और वहां पे हम इस फंड जो है उसको यूज करेंगे। तो वो सरप्लस फंड को हम अपने डिविडेंड की तरह डिक्लेयर करना चाहते हैं कि आप अपने एक्सपेंशन के लिए अपने पास रखना चाहते हैं। तो जैसा भी आप करना चाहते हैं वो डिसीजन भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप के अंदर आता है। एक बार हम रिवाइज देख लेते हैं इसका। सबसे पहली चीज जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है वो है फाइनेंस की रिक्वायरमेंट का पता करना कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कितने फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज है कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करना, कितना पोर्शन हमारा इक्विटी करेगा, कितना लॉन्ग टर्म डेट से होगा। उसके बाद ये डिसाइड करना कि यदि हमने प्रॉपर सोर्स ऑफ फंड क्या रहेगा, मतलब इक्विटी से है कि प्रेफरेंस से है कि अपने खुद के प्रॉफिट से हम शेयर होल्डर फंड्स को रेस कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं कि मॉर्गेजेस कर रहे हैं, क्या हमने सिलेक्ट करा है सोर्स। वो सोर्स सिलेक्ट करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कॉस्ट को हमें मैनेज करके रखना है। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा सोर्स हम ले लें जिसमें हमको ज्यादा रीपे करना पड़े, जो ज्यादा हायर कॉस्ट पे आए। तो ये कॉस्ट एनालिसिस भी हमें करना पड़ता है सोर्स ऑफ फंड को सिलेक्ट करते समय। उसके बाद पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब हमारे पास फंड आ गया तो उसको हम इन्वेस्ट कहाँ करें, कहाँ इन्वेस्ट करें कि हमें हायर रेट ऑफ रिटर्न मिल सके। उसके बाद हम ये देखते हैं कि प्रॉपर कैश मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे उस कैश को मिनिमम वेस्टेज करके हम अपने इफिशिएंट और इफेक्टिव वे में यूटिलाइज कर सकें। और इसके बाद हम वेरियस फाइनेंशियल कंट्रोलिंग टेक्निक्स पढ़ते हैं। वो फाइनेंशियल कंट्रोलिंग टेक्निक्स में हमें सिखाया जाता है कि कैसे आप इस मनी को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। वेरियस ब्रेक इवन टेक्निक्स, रेशियो एनालिसिस टेक्निक्स एंड इवन बजटरी कंट्रोल टेक्निक्स भी आती हैं। कैश बजट, परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, प्रॉफिट बजट, ये सारी टेक्निक्स जो है वो फाइनेंशियल कंट्रोल में हम पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, हमारा सरप्लस वो कैसे करें, जो प्रॉफिट हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया है उसको क्या करना है, क्या एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या हमें उसको फर्दर एक्सपेंशन के लिए रखना है।
ये सारे डिसीजंस जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा, और आगे के जो भी टॉपिक्स हैं वो हम आगे के लेक्चर्स में और कवर करेंगे। और थोड़ा थोड़ा रोज पढ़िए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।